हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज हमारा लास्ट सोशल लेवल यानी एडिक्शन, इंटॉक्सिकेशन एंड स्मोकिंग या नशे की लत, नशाखोरी और धूम्रपान। थंबनेल देख के और बैनर देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस किस प्रकार के नशे की बात करने वाले हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ जो हमारे नारकोटिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इतने फेमस मीम मटेरियल उठा के लाया हूँ मैं आपके लिए आज, ताकि आपको क्लास की स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आ जाए। जैसे हमारे कचरा सेठ हैं, सबसे फेमस मीम मटेरियल कचरा सेठ, फिर कबीर सिंह हमारे, और फिर ये डुंगडुंग यानी कमलेश जो भोपाल में रहता है और भाग के आया और चरस गांजा पीता है। इससे पूछा गया था कि इंटरव्यू में कि आपको कैसा लगता है, तो कहता है मज़ा आता है, ठंडक मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब करी कि यानी नशे करने से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लग रहा होगा कि मजाक के लिए कुछ मीम मटेरियल को उठा के लिया है इंटरेस्ट खींचने के लिए, ऐसा नहीं है। ये सारे मीम मटेरियल से कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक का रिलेशन कनेक्शन है। ठीक है, मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे कचरा सेठ हैं, आपने फिर हेरा फेरी देखी होगी, इसमें वो गांजा, हीरोइन, चरस के धंधा करता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप देखते हो कि जब वो गांजा, हीरोइन और चरस होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, उससे कैसा नशा होता है। ठीक है, उसकी तस्करी करता है ये कबीर सिंह हमारे, सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला बंदा। अगर किसी ने उड़ता पंजाब के बाद अगर किसी ने, इसी बंदे ने खूब स्मोकिंग की है कबीर सिंह में, खूब ज़्यादा, मतलब कितने सिगरेट के डब्बे फूक देंगे और कितनी दारू यानी कितनी शराब इसने पी पी के अपनी हालत की ऐसी तैसी कर दी थी। तो ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, नशाखोरी से। और ये कमलेश डुंगडुंग, ये चरस और स्मैक ये सब पीता है, ये भी नशे का एक पदार्थ है। इसके बारे में भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नशाखोरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नशा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार की नशीली दवाइयाँ होती हैं। कुछ स्टिमुलेट करने वाली दवाइयाँ होती हैं, कुछ बिल्कुल डिप्रेसिव दवाइयाँ होती हैं जो डिप्रेशन में डाल देती हैं। इनके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम डिस्कस करके सारे अपने डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। इनमें से गाइज एवरी सिंगल कैरेक्टर जो है वो कुछ ना कुछ डिफाइन करता है। इसको हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपके अट्रैक्शन और अटेंशन के लिए मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगा दी थी, ताकि आपको क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ वो सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सर। कोई बकवास नहीं करेंगे हम इस वीडियोस में कि आप ये करो वो करो, ज़बरदस्ती का लाइक करवाओ, किसी को लेके आओ, ये करो, नहीं। अपनी मर्ज़ी से अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करो, ताकि वो भी देखें कि भाई कहीं पे एक्चुअल में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इन पिक्चर्स को हमेशा याद रखना। इन पिक्चर्स में बहुत सारे नशीले पदार्थ को एकदम से बताया गया है। मैं एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कचरा सेठ है, इसने चरस, गांजा, हीरोइन के बारे में बताया। कबीर सिंह धूम्रपान एक हमारा टॉपिक है, उसको रिलेट करते हैं हम इससे। और शराब शराब भी ये पीता है। चिलम, भांग भांग वगैरह को हम इस कमलेश से, जो भोपाल से डुंग डुंग करके भाग के आया, उससे रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ, मेजर नार्कोटिक्स। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ है जिसको हमें पढ़ना चाहिए अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नशीले पदार्थ होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेजर हम पढ़ लेते हैं जो हमारे काम आएंगे। और याद रहे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं, जहाँ तक मुझे याद है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन पुराने टाइम में भी, प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हो फंसे हैं। जब हमारे सोशल लेवल भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ सिर्फ परिवार और सोशल लेवल के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊँ। जिस टॉप 50 क्वेश्चन में सारे मेजर मेजर पुराने पुराने क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ सकने वाले यानी गेस करने वाले क्वेश्चन को मैं उसमें लेके आऊँ, ताकि आपका उससे फ़ायदा हो। पहला नशीला पदार्थ है गांजा, जिसे ग्रास, पॉट जॉइंट, मारिजुआना, रोफर या डोप आदि भी कहते हैं। इसे सिगरेट के साथ दिया जाता है। ये जो गांजे के अन्य प्रकार है, ग्रास, पॉट जॉइंट, मारिजुआना, रोफर, डोप, इसको ध्यान रखना। दूसरा है चरस। चरस की काली काली गोलियां बनाकर उन्हें सिगरेट में भरकर या फिर खाने के साथ लिया जाता है। तो आप देखो कितनी वैरायटी है, लोग कैसे कैसे इसको खाते हैं। ठीक है, भांग सबसे पॉपुलर, हम सब जानते हैं इसके बारे में। चाहे वो हमारा होली हो, जिसको अच्छे से सेलिब्रेट करने के बजाय रंगों के त्यौहार को शराब का त्यौहार बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो भांग की वजह से होता है। भांग को सिगरेट और चिलम में भी रखकर पिया जा सकता है, और इसके अलावा भांग को ठंडाई में पीस कर भी लोग पीते हैं। अफीम, ओपियम, अफीम को ओपियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, अफीम, ओपियम, इसका वैज्ञानिक नाम जो है लेक्रेमिया पेपेरीज। और अफीम के पौधे पेपेवर सोमेनिफेरम के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का पौधा या अफीम कहाँ से मिलती है? अफीम मिलती है पेपेवर सोमनिफेरम दूध से। अब ये एक वैज्ञानिक नाम है एक पौधे का एक साइंटिफिक नेम है। वो पौधा क्या है जिससे अफीम मिलती है, जिससे अफीम बनती है? वो पौधा है हमारा पोस्त।
पोस्त का या पॉपी पॉपी का पौधा, पोस्त का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है, उससे अफीम मिलती है हमें। तो अफीम किससे मिलती है हमें, या आपको एग्जाम में नाम लिखा आ जाए पेपेवर सोमेनीफेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। वैसे हम कहते हैं पोस्त का पौधा, पोस्त यानी पॉपी का पौधा, जिससे हमें, वो इसीलिए बोया जाता है जिससे हमें अफीम मिले, ठीक है। और ये जो पोस्त की खेती है ये हमारे भारत में होती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ध्यान रहे राजस्थान में भी पोस्त की खेती होती है अफीम के लिए, ठीक है। अफीम को काला सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, अफीम को कहा जाता है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इतिहास में भी अफीम को लेकर युद्ध भी हुए हैं, और साथ ही साथ अफीम जो अंग्रेजों के टाइम में भारत में अफीम की खेती भी होती थी, और जिसके चक्कर में जो खेत थे वो अपनी उर्वर क्षमता, जो पौष्टिकता होती थी वो खत्म कर देते थे। अफीम की खेती बहुत खतरनाक भी होती है। नशीली दवाई एवं पदार्थ, ड्रग्स एंड सब्सटेंस। अब हम कुछ दवाइयों के टाइप्स पढ़ेंगे। इन दवाई के टाइप्स के अंदर ही बहुत सारी नशीली दवाओं के प्रकार आते हैं, टाइप्स आते हैं, ठीक है। कुछ दवाएं होती हैं जिससे हमारे अंदर एकदम से एनर्जी बढ़ जाती है, वो भी नशीली दवा कहलाती है। कुछ दवा होती है जिससे हमें बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ दवा ऐसी होती है जिससे हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और हमें चीजें पहचान में नहीं आती, ठीक है। तो ये सारी दवाओं की कैटेगरीज है जिनके अंदर नशीले नशीले पदार्थ आ जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता है उद्दीपक, स्टिमुलेंट दवाएं। उद्दीपक यानी एकदम से हमारे अंदर एनर्जी जगा देने वाली दवाएं। ये वो दवाएं होती हैं, या ये वो नशीले पदार्थ इनको कहें। मैंने यहाँ पे इनको दवाएं लिखा है, बट एक्चुअल में दिस इज अ काइंड ऑफ नशीले पदार्थ, क्योंकि लोग इसका जरूरत से ज्यादा सेवन कर लेते हैं। ये ऐसी दवाई हो सकती हैं जिनको डॉक्टर सिर्फ मरीजों को ठीक करने के लिए देते हो, लेकिन लोगों को जब इनकी लत लग जाती है तो वो दवाई ना रहकर नशीले पदार्थ या जो नार्कोटिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो उद्दीपक में कौन कौन सा आता है, ये कैटेगरीज बता रहा हूँ दवाइयों की। इसके अंतर्गत बहुत सारी दवाइयाँ आती है नशीली। इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेना कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि साथ के साथ पढ़ाई कर सको। ऐसी नशीली दवाई, ये ऐसी नशीली दवाई होती है जिनको लेने से दिमाग की क्रियाशीलता, स्टरिंग या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन दवाइयों को आमतौर पर निगल कर लिया जाता है। ये ऐसी दवाइयां होती है जिससे दिमाग की क्रियाशीलता, जो प्रोडक्टिविटी है, वो एकदम से बहुत तेज हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत नॉर्मल एवरेज हो सकती है, लेकिन इस दवाई को लेने के बाद उसके दिमाग की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये कैसी दवाई होती है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। खिलाड़ी जो लोग होते हैं, जो दिमागी खेल खेलते हैं, शारीरिक खेल खेलते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और विद्यार्थी अपने खेल की स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिसको हम डोपिंग वगैरह कहते हैं, वो उद्दीपक दवाइयां ही होती हैं जिनको वो लेकर अपनी स्पीड को एकदम से बढ़ा लेते हैं, जो बैन भी है, क्योंकि इससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। ऐसी दवाइयों को अपर्स, पेप पिलर्स या स्पीड के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक दवाइयों के कुछ नाम होते हैं, अपर्स, पेप पिलर्स या स्पीड। स्पीड नाम से आप पहचान सकते हैं, स्पीड, जिससे स्पीड आ जाए शरीर में और व्यक्ति अपने जरूरत से दुगना काम, प्रोडक्टिविटी करने लग जाए। आपने देखा होगा जब हमारा शरीर गर्म होता है, जब हम पहली बार जिम जाते हैं तो हम बहुत सारा सामान एकदम से उठाने लग जाते हैं, बहुत सारा। लेकिन उसके बाद उसका नुकसान क्या होता है, अगले टाइम हम चल भी नहीं पाते ढंग से। पहले पहले दिन जाते हैं जब जिम, तो हम लोग बहुत सारा सामान उठाने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में बॉडी बन जाएगी, और उसी शाम में अगले दिन हमारे से चला भी नहीं जाता और हम घर बैठे रहते हैं। यही हालत तब होती है जब उद्दीपक दवाइयाँ लोग लेते हैं। उस समय उस व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो पहाड़ तोड़ दे। लेकिन क्या होता है, पहाड़ तोड़ दे, एक उपमा, मैंने एक अतिशयोक्ति अलंकार लगा दिया, एक मेटाफर लगा दिया, खैर मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसका उस दवाई का असर उतरता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, थकावट आ जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, और इतनी गंदी थकावट आती है, वो वही व्यक्ति जानता है, वही पर्सन जानता है, वो जो उसको लेता है। इस दवाइयों में सबसे फेमस एम्फोटेमाइन, एम्फोटेमाइन या एम्फोटेमाइन एक ऐसी दवाई है जो इस उद्दीपक दवाइयों में, स्टिमुलेटेंट दवाइयों में सबसे ज़्यादा फेमस है। इस दवाई को ज़्यादातर विद्यार्थी और खिलाड़ी अपने शरीर में फुर्ती लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमसे पूछे कि किस दवाई को विद्यार्थी अपने शरीर में या खिलाड़ी अपने शरीर में फुर्ती लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वह है एम्फोटेमाइन। एम्फोटेमाइन से नाम याद रख सकते हैं इसका आप, ईजी है। सबसे खतरनाक उद्दीपक दवा, मोस्ट डेंजरस स्टिमुलेंट ड्रग। ड्रग यानी दवा को कहेंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए। मेडिसिन कब तक रहती है, जब तक वो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। जब वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी तो मेडिसिन नहीं, ड्रग हो जाएगी, ठीक है। और आजकल की बहुत सारी दवाइयों में ड्रग होता है, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा लेने पर, जैसे नींद की गोली होती है, वो ड्रग का काम करती है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की तब आपने ली तो बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड। लेकिन जब आपने उसको लेना शुरू कर दिया एज अ स्ट्रेस रिमूवर, तो आपके जीवन को खतरा हो सकता है। अब सबसे खतरनाक उद्दीपक कौन सा है, वो है कोकेन।
कोकेन एक सबसे खतरनाक उद्दीपक दवा है। दक्षिण अमेरिका में कोक के पौधे से तैयार की जाती है। याद रहे, कोका कोला वाले कोक से, इसको याद रख लेना। कोक के पौधे से कोकेन तैयार होती है। ये बहुत, इसके बिक्री पर रोक भी लगी है बहुत सारे देशों में, खास करके जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ पे तो इसको बेचना तक मना है, जेल हो जाती है, मौत की सजा दे दी जाती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं जिनको आजकल लोग सीक्रेटली बेचते हैं। कोकेन लेने से शरीर का वजन कम होता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है और डर की भावना जागती है। याद रहे, जब जो बंदा होता है वो कोकीन लेना शुरू करता है तो उसके अंदर उसको नींद नहीं आती, मतलब अनिद्रा, ठीक है, उसको स्लीपीनेस नहीं होती, और क्या वजन कम होने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाती है, एकदम से बेचैनी, चिड़चिड़ापन। ये किसकी वजह से? ये कोकेन की वजह से होता है। सबसे खतरनाक स्टिमुलेंट ड्रग जो है वो कोकेन ही है, ध्यान रहे। और सबसे फेमस कौन सा है? एम्फोटेमाइन, ये वाला। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट दवाई की कैटेगरी पढ़ते हैं, अवसादक, डिप्रेसेंट, ठीक है, डिप्रेसेंट दवाएं। नाम से पता चल रहा होगा, जो आपकी क्रियाशीलता यानी दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी है उसको स्लो कर दे, धीमा कर दे, बिल्कुल नील कर दे। वो कैसे होगा? ये दवाएं जो दिमाग की क्रियाशीलता यानी जो प्रोडक्टिविटी है को कम कर देती हैं। इसको लेने से कुछ समय के लिए शांति मिलती है। सिर्फ एक होता है ना, कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको शांति, सुख, चैन सब मिल जाता है, लेकिन उसके बाद इसका नुकसान भी बहुत भयंकर होता है, ठीक है। इस प्रकार की दवाइयों को आमतौर पर डाउनर्स कहते हैं। डाउनर्स किस प्रकार की दवाइयों को कहते हैं? अवसादक दवाएं यानी डिप्रेसेंट दवाएं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल सेशन लेता रहूँगा। आपको जो चीज़ इंग्लिश हिंदी में लिखी मिलेगी, उसका जो अगर कठिन वर्ड है, हार्ड वर्ड है, तो वो इंग्लिश में भी मिलेगा देखने को, क्योंकि भले ही इसमें मेहनत लगती है, बट मेरा ये मानना है कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। ऐसे नोट्स आपको बहुत, मैं बोलूँगा नहीं, बट रेयरली मिलेंगे कि आपको इंग्लिश हिंदी में कोई पढ़ाए साथ के साथ। बहुत टफ काम होता है, बट इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू माई बेस्ट। यह दवाई गोलियों के रूप में मिलती है, जिसे मेडेक्स मेडेक्स वैलियम और लिब्रियम। अवसादक दवाओं के कुछ नाम हैं, मेडेक्स, वैलियम और लिब्रियम, ठीक है। शराब भी इसी श्रेणी में आता है। शराब इस श्रेणी में क्यों आएगा? क्योंकि शराब को पीने के बाद भी इंसान को शांति मिलती है, उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप जब देखते हो ये ब्रेकअप वगैरह कुछ भी होते हैं, किसी का दिल टूट जाता है, आजकल ये 14 फरवरी का महीना चल रहा है, इस समय लोग बहुत सारी शराब पियेंगे, स्मोकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ भुलानी होती है, शांति चाहिए होती है मन को। टेम्परेरी शांति के लिए लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, और ये इनके दिमाग पर हावी होता चले जाता है। बारबीटूरेंट नामक रसायन नींद की गोलियों में पाया जाता है। अभी नींद की गोलियों में कौन सा रसायन पाया जाता है या केमिकल पाया जाता है? बारबीटूरेंट। अभी बारबीटूरेंट क्या करता है? आपको शांति देता है और नींद देता है, लेकिन डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब नहीं करता तो आप इसको नहीं लेंगे, या कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी रात रात भर, जिनको नींद नहीं आती है, वो इसको लेना शुरू कर देते हैं, और इस चक्कर में उनको स्ट्रेस तो एक बार को रिलीज हो जाता है, लेकिन उसके बाद इनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है शरीर में। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इसको एक बार में ले लेते हैं, और अगर इसको एक बार में बहुत सारा ले लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है या मौत भी हो सकती है। तो ये वाला अवसादक समझ में आ गया आपको? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको उतार भी सकते हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप फटाफट फटाफट उतारते रहें, या फिर वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद उतार सकते हैं। विभ्रांतिकारक दवाएँ। विभ्रांतिकारक दवाएँ क्या होती है? जो आपको चीज़ों को क्लैरिटी से देखने की जो एबिलिटी है उसको ख़त्म कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सामने एक दरवाज़ा देखते हो तो आपको दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा, वो कुछ और नज़र आने लग जाएगा। आपके दिमाग की चीज़ें घूमने लग जाएगी। संजू मूवी देखी थी? उसमें जब वो लेता था दवाएँ, तो उसके दिमाग में विभ्रांति आ जाती थी, यानी वो पूरी चीज़ें उसके सामने से हिल जाती थी, और उसको कुछ और ही देखने दुनिया कुछ और ही नज़र आने लग जाती थी। तो वो कैसी दवाई होती है? वो होती है विभ्रांतिकारक दवाई। हम देख लेते हैं इनको। यह दवाई देखने, सुनने और फ़ील करने के ढंग को बदल देती है, और एक एवरेज बंदा, एक नॉर्मल बंदा जो नशा नहीं करता, जो इस प्रकार की नशीली दवाई नहीं लेता, वो सारी चीज़ों को नॉर्मल देखेगा। अगर आपके सामने टेबल रखी है तो टेबल देखेगा, आपके सामने बाइक खड़ी है तो बाइक देखेगा, आपके सामने फ़ोन है तो फ़ोन देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति विभ्रांतिकारक दवाई लेता है, उसकी देखने, सुनने और फ़ील करने की क्षमता अलग हो जाती है। वो और चीज़ों से अलग चीज़ों को देखना शुरू कर देता है। इसके इस्तेमाल से टाइम प्लेस की पहचान लगभग खत्म हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैं इस जगह पे आया भी था। उसके दिमाग से बिल्कुल चीज़ें गायब होने लग जाती हैं। उसको जगह की पहचान नहीं हो पाती, उसको समय की पहचान नहीं हो पाती। ठीक है? किसके कारण? विभ्रांतिकारक दवाओं के कारण। ध्यान से पढ़ना है इन चीज़ों को। इन दवाओं को आमतौर पर चेतन प्रसारी या साइकेडेलिक
कहते हैं, साइकेडेलिक या फिर चेतन प्रसारी। चेतन प्रसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग का सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा देती है, हिला देती है, आपको हर चीज को अलग ढंग से देखने को मजबूर कर देती है। ठीक है, इन दवाओं को LSD या एसिड, इन दवाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? LSD और एसिड सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर है। LSD नाम याद रखना, चेतन प्रसारी दवाएं होती हैं जो आपके दिमाग का संतुलन हिलाकर आपको चीजों को अलग तरीके से देखने पर मजबूर करती है। वो कौन सी दवा है? LSD, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना आप। ठीक है, इन दवाओं के इफेक्ट को ट्रिप भी कहते हैं। जो विभ्रांतिकारक दवाएं होती है जिनसे हम दुनिया को अलग लेवल पे देखना शुरू कर देते हैं, उसके इफेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। ठीक है, इनका असर कई दिनों तक रहता है, और इन दवाइयों का असर कई दिनों तक रहता है, यानी बंदा सुस्त मदहोश पड़ा रहता है। दुनिया को जब खड़ा होता है तो उसकी अलग ही दुनिया घूम रही होती है। ठीक है, वो इंडिया में स्विट्जरलैंड को देख सकता है, ऐसी उसकी क्षमता आ जाती है अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है स्वापक दवाएं, ओपेटाइस मेडिसिन या ओपेटाइस ड्रग्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? इसमें 3 प्रकार की दवाएं आती हैं। मैं दोबारा बता दूं, अफीम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे सिलेबस के लिए मेन है। अफीम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हेरोइन के बारे में हम पढ़ेंगे, और मॉर्फिन के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों इंटरलेटेड है अफीम से, याद रहे। अफीम में मॉर्फिन का कुछ पार्ट देखने को मिलता है, और मॉर्फिन से कहीं ना कहीं हेरोइन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों इंटरलेटेड है, और ये स्वापक दवाएं होती है। ये दवाएं स्वापक दवाएं होती हैं। ये सभी पोस्त के पौधे से बनती है, याद रहे। पोस्त का पौधा मैंने पढ़ाया था पीछे। अफीम कहाँ से निकलती है? पोस्त के पौधे से। हेरोइन और मॉर्फिन भी वहीं से। ठीक है, तो याद रहे ये सारी किससे निकलती है? पोस्त के पौधे से। ठीक है, मॉर्फिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका इस्तेमाल दर्दनाशक के रूप में किया जाता है, पेन किलर में, और इसकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। याद रहे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नशीले पदार्थ का इस्तेमाल दर्दनाशक यानी पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है, तो वो मॉर्फिन होती है। ठीक है, हेरोइन। अब हेरोइन के बारे में आपने सुना है, फिर फेरी में जो बाबूराव बोलता है हेरोइन को गंजा करके वाला समथिंग जो डायलॉग था, तो हेरोइन तो आप जानते ही हो। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। हेरोइन को मॉर्फिन के द्वारा बनाया जाता है। शुद्ध हेरोइन बहुत महंगी होती है, याद रहे। शुद्ध हेरोइन थोड़ी सी भी बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है, और इसीलिए हेरोइन के कुछ टाइप्स हैं जो थोड़े सस्ते मिलते हैं और लोग उसको ज़्यादा जल्दी खरीद लेते हैं। जैसे कि हेरोइन के कुछ प्रकार ब्राउन शुगर, स्मैक और गार्ड गर्ड ब्राउन शुगर, स्मैक और गर्ड हेरोइन के कुछ पार्ट हैं जो हीरोइन के जो असली हीरोइन होती है उससे थोड़े हेरोइन होती है उससे थोड़े सस्ते मिलते हैं। ठीक है, इसे सिगरेट या इंजेक्शन में लिया जाता है। किसको? हेरोइन को सिगरेट या इंजेक्शन में लिया जाता है। इसके अलावा इसे चम्मच या चांदी के वार्क पर रखकर नीचे से गर्म किया जाता है, और उससे निकलने वाले धुएं को मुंह से अंदर लिया जाता है। देखो कितनी अच्छी टेक्निक से, कितने बढ़िया तरीके से ले रहे हैं इसको। हालांकि इससे लोगों को कितना नुकसान होता है वो वही जानता है जिसके शरीर पर बीतती है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। देखो प्रभाव बहुत सारे पड़ते हैं, इसको हम आगे ढंग से डिस्कस करेंगे। और ये देखो लेने का तरीका पूछ सकता है कि किस प्रकार के नशीले, वो कौन सा नशीला पदार्थ है जिसे चांदी का जो वार्क होता है उसके नीचे गर्म करके उसमें से धुआं मुंह से लिया जाता है, तो वो हेरोइन है। ठीक है, हेरोइन की लत एकदम से छोड़ना खतरनाक हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। एकदम से आप किसी को नहीं छुड़वा सकते, उसकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए मिथेडोन उससे कम थोड़ा सा नशीला होता है, मिथेडोन उसको दिया जाता है हेरोइन की जगह, और फिर धीरे 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 करके हेरोइन उससे छूट जाती है। ठीक है, तो मेथेडॉन किसकी जगह पे दिया जाता है? हेरोइन की जगह पर, हेरोइन की लत को छुड़वाने के लिए। ठीक है, सरकार के प्रयास। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट किया है ये सब चीज़ें छुड़वाने के लिए, क्या क्या इन्होंने प्रयास किए हैं। अब गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास करती है नशे को छुड़वाने के लिए। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स वगैरह भी चलाई है नशा मुक्ति के लिए, और स्मोकिंग के लिए अलग से उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं। तो नशे को छुड़वाने के लिए कुछ अलग कानून हैं, कुछ अलग एक्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो स्मोकिंग है, क्योंकि नशाखोरी और स्मोकिंग थोड़ा थोड़ा हमारे टॉपिक से मतलब सिलेबस में टॉपिक थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम अभी नशाखोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं इसको वर्बली में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये सब हमको पता है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, भारत में नारकोटिक्स ब्यूरो इसीलिए बनाया गया ताकि नारकोटिक्स को, नशाखोरी को खत्म कर सके। भारत में नारकोटिक्स को नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए 3 अधिनियम में प्रावधान बनाए गए हैं, 3 प्रकार के अमेंडमेंट बनाए गए हैं। ठीक है, प्रोविजंस बनाए गए हैं। पहला है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था ड्रग्स एंड
कॉस्मेटिक एक्ट। अब मैं जितने भी एक्ट बताने वाला हूँ उनके नाम और कब वो बना था वो बताऊंगा, बिकॉज इन सभी का काम था ड्रग्स को यानी नशीली दवाओं को नियंत्रित करना। एकदम से याद रहे, कोई भी नशीला पदार्थ, नशीली दवाएं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं रोका जा सकता हमारे भारत देश में, क्योंकि हमारे भारत देश में इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा था, जब दारू के ठेके खोल दिए थे तो सब एकदम से नशेड़ियों ने अर्थव्यवस्था उठा दी थी ऊपर। तो ये रीज़न है हमारे देश में, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ जगहों पर बैन किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट या एक जो हमारी इकोनॉमी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहला एक्ट कौन सा था? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। दूसरा है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। एनडीपीएस एक्ट। एक है एनडीपीएस एक्ट, द नारकोटिक्स ड्रग्स, दोबारा सुन लीजिए, द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एनडीपीएस एक्ट। इसको याद रखेंगे। इन सभी का काम था ड्रग्स को यानी नशीली दवाइयों को कुछ हद तक कंट्रोल में करना, रोकना इनकी बिक्री को। ये एक्ट अब ये कब लागू हुआ था? ये एक्ट 14 नवंबर 1985 से लागू हुआ। इसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 14 सितंबर 1885 को मंजूरी दे दी थी। सॉरी, 1985 में ज्ञानी जैल सिंह ने मंजूरी दे दी थी इनको। ठीक है। द प्रेजेंटेशन ऑफ the presentation of illicit traffic in narcotics, drugs and physiotropic substance act 1988। तो the presentation of illicit traffic in narcotic drugs and physiotropic सब्सटेंस एक्ट 1988, ये एक और एक्ट है। इन सभी का काम क्या है? एक तरीके से नशाखोरी की, जो नशाखोरी होती है, अवैध दवाइयाँ होती हैं, उनको रोकना, और जो इन सब चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में करना। ये नहीं कि एकदम से ऊपर में फ्लो में आ जाए, बिकने लग जाए, खुलेआम बिकने लग जाए, नहीं, इसको कंट्रोल करना, लाइसेंस के थ्रू बिचवाना, ये सब चीज़ें करना, कानूनी रूप से इनकी कार्रवाई करना, ये सारा इन सारे एक्ट का काम था। नोट: सरकार द्वारा नशे की लत को कम करने के लिए पैथेडीन दवा का प्रयोग किया जाता है। जब जो भी नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है उसको पैथेडीन दवा दी जाती है ताकि वो नशा छोड़ सके या उसकी लत कम हो सके पैथेडीन की वजह से। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट नोट था, इसको याद रख लेना, पेपर में आ सकता है। अब हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पढ़ेंगे, एनसीबी। इसका बहुत ट्रेंड में अभी न्यूज़ आई थी, बहुत ट्रेंड में न्यूज़ चल रही थी, जब एकदम से बहुत सारे नशेड़ी जो हमारे बॉलीवुड स्टार हैं, जो एक्चुअल में नशेड़ी हैं और पकड़े जा रहे थे, दबा के, खूब दबा के पकड़े जा रहे थे, उनके घर से ड्रग्स वगैरह मिल रहे थे, तो उनको, उनके पास छापे किसने मारे थे? एनसीबी ने मारे थे। ठीक है, 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। ठीक है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, या फिर इंग्लिश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर मादक पदार्थों यानी जो ड्रग्स है, इन सब की तस्करी को रोकना और ख़त्म करना, यानी जो ड्रग्स वगैरह की तस्करी होती है उसको रोकना और ख़त्म करना, उसकी जांच करना, ठीक तरीके से बिक रहे नहीं बिक रहे, लाइसेंस वगैरह चेक करना, सारी चीज़ें नारकोटिक्स ब्यूरो ही करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूरो है नारकोटिक्स ब्यूरो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। अब नेक्स्ट है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 24 नवंबर 2005 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन क्यों किया गया, इसको क्यों फॉर्मेशन की गई? नाडा डोपिंग को रोकने के लिए बनाई गई एक संस्था है, जो खेल नेशनल लेवल पे जो गेम्स होते हैं, उस गेम्स में अगर कोई खिलाड़ी ड्रग्स वगैरह लेता है या डोपिंग करता है, तो उस डोपिंग को पकड़ने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, उसको रोकने के लिए नाडा का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हो ना, किसी खिलाड़ी का करियर बैन कर देते हैं 2-3 साल के लिए, वो किसकी वजह से करते हैं? नाडा करती है उसकी जाँच करके। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेल में खिलाड़ी अगर डोपिंग लेता है तो उसकी जांच और उसे रोकने का काम नाडा करती है। वाडा, अब जैसे नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को ही, वैसे ही वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 10 नवंबर 1999। इसका मुख्यालय कनाडा में है और इसका काम है विश्व स्तर पर अगर कोई गेम होता है, उसमें कोई खिलाड़ी डोपिंग लेता है तो उसकी जांच करना, उसको रोकना, उसको रद्द करना, उसको बाहर निकाल देना, उसके करियर पर कुछ दिन तक रोक लगा देना। तो ये जैसे विश्व स्तर के गेम हो गए, जैसे ओलंपिक्स वगैरह हो गया इसमें। ठीक है,
धूम्रपान। अब स्मोकिंग के ऊपर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। नशाखोरी पूरी खत्म हो चुकी है। टाइप्स ऑफ नशे मैंने बता दिए, नशे के प्रकार, नशे के कारण मैं बता ही चुका हूँ कि क्या कारण हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नशाखोरी की लत हो सकता है, डिप्रेशन से बचना हो सकता है, ये सब चीज़ें नशे के कारण होता है। उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं नशाखोरी के? देखो, नशा और स्मोकिंग के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? एक तो शरीर को सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम होगा, शरीर को इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, सोसाइटी में आपके आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, यानी आपकी आइडेंटिटी खोती जाएगी। एक बंदे की सेल्फ आइडेंटिटी भी खो जाती है, वो अपने आप को नहीं पहचान पाता, वो अपने करियर को, अपनी चीज़ों को खुद समाप्त कर देता है। दूसरा, फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नशे जब करने लग जाता है व्यक्ति तो सारा घर का सामान-वामान सब बेचने पर उतारू हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ कारण हैं जो समाज में फैले हुए हैं, मतलब इससे क्या-क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं नशाखोरी और धूम्रपान के, तो मैंने ऐसे ही बता दिए, आप सब जानते हो उसके दुष्परिणाम। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, मेन जो टॉपिक है उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अब है स्मोकिंग या धूम्रपान, ये हमारे सिलेबस में मान लो एंडिंग पॉइंट मान लो इसको। इसको पढ़ने के बाद हमारा पूरा ऊपर की जो सिलेबस की स्लाइड है ना, परिवार एवं सामाजिक बुराइयां, उसके अंतर्गत जो सामाजिक बुराइयां दी गई हैं सबको हम फिनिश मार देंगे, ठीक है। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग होती क्या है गाइज, हम सबको पता है। जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट और चिलम वगैरह पीता है और धुआं निकालता है उससे, जिससे उसके शरीर को नुकसान होता है, वो स्मोकिंग होता है। ये पेय पदार्थ होता है, लकड़ी जैसा होता है, मतलब स्टिक जैसा होता है, इसको पीते हैं लोग जलाकर। ये स्मोकिंग की छोटी सी परिभाषा भी क्या कहें, नॉर्मल सी चीज़ है स्मोकिंग क्या होती है, सब जानते हैं हम। इसके बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं शरीर पर, वो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बैड इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग करने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? धूम्रपान में जहरीले पदार्थ जैसे निकोटीन, टार। अब क्या क्या जहरीले पदार्थ होते हैं धूम्रपान में, यानी सिगरेट में, इन सब में क्या क्या जहरीले पदार्थ होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं? ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। निकोटिन होता है, टार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और सैनिक, बेंजोपाइरिन आदि होता है, जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, ये सब शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके ज़्यादा सेवन से, यानी इसको ज़्यादा पीने से फेफड़े, आंतों व गले का कैंसर, टीबी, अस्थमा, बांझपन, उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर, मुंह और दांत की बीमारियां आदि हो जाती हैं, जो बहुत, और इसके अलावा और भी खतरनाक घातक बीमारियां हो सकती हैं धूम्रपान की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। धूम्रपान करने से व्यक्ति की आम आयु से 10 साल कम हो जाती है। मान लो आज एक व्यक्ति 30 साल का है और वो धूम्रपान नहीं करता तो वो 50, 60, 70 साल जी सकता है। एक व्यक्ति जो धूम्रपान करता है, वो अगर 60 साल जीने वाला होगा तो उसकी जगह वो 50 साल जिएगा, वो 10 साल पहले मर जाएगा। किसकी वजह से? स्मोकिंग की वजह से। तो उसके ऑर्गन्स है वो खराब हो जाते हैं अंदर के, ठीक है, स्मोकिंग की वजह से। धूम्रपान से महिलाओं के शरीर को में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। महिलाओं को तो खास करके धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है धूम्रपान का। उनके अंदर एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसके स्तर में कमी आ जाती है। अब महिलाओं के अंदर जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाती है तो उससे नुकसान क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। एस्ट्रोजन की कमी होने पर पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन सर्कल गड़बड़ा जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन सर्कल जो होता है उसको सही टाइम पे नहीं आता। भूख नहीं लगती उनको, अनिद्रा, नींद नहीं आती स्मोकिंग की वजह से। मानसिक तनाव, जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है फिर वो सिगरेट पीती है, स्ट्रेस कम हो जाता है टेम्परेरी रूप में, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इनके मानसिक तनाव यानी मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और रात में ज़्यादा पसीना निकलता है। ये सारे रीज़न होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने पर। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में कम कैसे होता है? उनके धूम्रपान करने की वजह से। और उनकी रीढ़ की हड्डियाँ वगैरह भी कमज़ोर हो जाती है धूम्रपान करने की वजह से, ठीक है। अब धूम्रपान को रोकने के सरकार के क्या-क्या कदम हैं? क्या-क्या एक्ट लेके आई है सरकार, किस-किस चीज़ों से? वैसे तो सरकार आजकल हर जगह पे टीवी एड्स वगैरह में अवेयरनेस फैलाती रहती है, लेकिन ये बहुत सारे एक्ट जो सरकार लेके आई है, जैसे सिनेमैटोग्राफ एक्ट हो गया, कॉप्टा हो गया, ये सारे एक्ट को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन फँस सकता है। मैं इस टॉपिक को इसलिए ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ, इस पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर आपके 100% फँसेंगे। आज आप 1 नंबर अपना सेव करके जाओगे। अब सबसे पहला जो एक्ट है जो सरकार ने बनाया था, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम 2003 यानी कॉप्टा। कॉप्टा की फुल फॉर्म सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट, ये 2003 में आया था। और इसके क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बताई गई, इसको कुछ सेक्शंस में बांटा गया था इस एक्ट को, जैसे सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, इसमें क्या कहा गया उसको पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने तंबाकू यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तंबाकू या तंबाकू के किसी भी रूप से बने पदार्थ के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया। और वही बात
कि एकदम से हम लोग किसी भी तम्बाकू वगैरह को बेचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इनकम आती है, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है और टैक्स से कोई देश चलता है। तो इसको हम एकदम से रोक नहीं लगा सकते, बट हम क्या, सरकार ने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉप्टा को लेके आए, कॉप्टा 2003 को लेके आए, और जो तम्बाकू और तम्बाकू से बनने वाले और प्रोडक्ट उन पे थोड़ा थोड़ा रोक लगाने की और टैक्स लगाने की, कंट्रोल करने की कोशिश की। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, सेक्शन 4 के अनुसार, सार्वजनिक स्थल यानी पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना गैर कानूनी घोषित किया गया। आप सब जानते हो, पब्लिक प्लेस पर कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकता। सिनेमा हॉल, बस स्टॉप और आपका जो भी पार्क वगैरह, ये सब जगह पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, यानी सेक्शन 5 के अनुसार, तम्बाकू या उससे उसके किसी भी उत्पाद के विज्ञापन को अवैध घोषित किया गया, कोई भी व्यक्ति इसके प्रचार के लिए काम नहीं करेगा। हालांकि ये चीज़ इस सेक्शन के अंतर्गत बोली गई, बट आजकल लोग इसका प्रचार भी करते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के टीएनसी यानी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर रहते हुए। आजकल आप लोग टीवी पे भी ऐड देखते हो, हालांकि इन सब चीज़ों को बैन कर रखा है कि सिगरेट वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर टीवी में भी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो नीचे एक लाइन लिख कर आती है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू सेवन के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इस अधिनियम की धारा यानी सेक्शन 6 के अनुसार, किसी भी शैक्षणिक संस्थान यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कि 100 मीटर की परिधि यानी सर्कल में तंबाकू या तंबाकू उत्पादन का विक्रय यानी बेचने पर प्रतिबंध लगा देगा। आप हर स्कूल के, दिल्ली में हो कहीं भी हो, आप हर स्कूल के दीवार पे आउटसाइड वॉल पे देखते हो कि इस एरिया के 100 मीटर तक के दायरे में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते या कोई भी टबैको यूज़ नहीं कर सकते, वो बैन है, और उसको बेचना भी बैन है। तो स्कूल के आसपास कोई आप ऐसी दुकान नहीं देखोगे 100 मीटर के दायरे में, क्योंकि वो एक गैर कानूनी अपराध है। इस अधिनियम की धारा 7 यानी सेक्शन 7 में साफ साफ कहा गया है कि तंबाकू या तंबाकू से जुड़ी कोई भी उत्पाद के पैकेट पर साफ तौर पर चेतावनी लिखनी होगी। क्या चेतावनी लिखनी होगी? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी जो हमारा धूम्रपान है वो सेहत के लिए हानिकारक है, तंबाकू सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, ये लिखना ज़रूरी है। और 85% एरिया पर लिखना ज़रूरी है, जाके वो बड़ा बड़ा लोगों को दिखे। अजीब सा चित्र होना चाहिए, देखते नहीं हो बहुत सारे थोड़ा ब्लर ब्लर चित्र होता है, मसूड़े फटा होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? वो लोगों को चेतावनी देने के लिए, और ये ज़रूरी है इस कॉप्टा की 2003 की धारा सेक्शन 7 के तहत। कॉप्टा के बाद सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2004 लागू किया। कॉप्टा से प्रभावित होकर 2004 में एक और नियम लागू किया गया, और इसके बाद इन नियमों में 2005 और 2008 में संशोधन किया गया। धूम्रपान को रोकने के लिए कॉप्टा से ही प्रभावित होकर 2004 में नियम लागू किए गए। सिगरेट और तंबाकू कौन से नियम थे? सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2004 लागू किया गया कॉप्टा के तुरंत बाद, और इसमें 2 बार संशोधन हुए, 2005 और 2008 में। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें, इसमें संशोधन होते रहते हैं। सिगरेट व तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन, अब इस जो कॉप्टा के बाद जो नियम आया सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम, उसमें क्या कहा गया कि सिगरेट व तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट के जो रूल्स को तोड़ने पर दोषी व्यक्ति को 1000 से या 1000 रुपए से 5000 तक का जुर्माना और 2 से 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। अगर वो लोग अपने प्रोडक्ट्स पर एडवर्टाइजमेंट या वार्निंग या चेतावनी नहीं लिखते कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ या फिर धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो उनको 1000 से 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 2 से 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। अब एक है सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, ये आया था 1952 में, लेकिन इसमें दिसंबर 1991 में एक संशोधन अमेंडमेंट भी किया गया था। अब उस संशोधन को करने के बाद ये साफ साफ कह दिया गया कि फिल्मों में तंबाकू के सेवन को दर्शाना या बढ़ावा देने वाले दृश्यों को दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि सिनेमैटोग्राफ के तहत फिल्मों में जो भी दिखाए जाते हैं सीन्स, वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन आजकल एक संशोधन करके ये भी बोला गया कि भाई अगर दिखा सकते, लोग दिखाते हैं स्मोकिंग वगैरह फिल्मों में, हम देखते हैं आजकल दिखाते हैं हर जगह, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जब भी वो स्मोकिंग दिखाते हैं तो नीचे एक सबटाइटल आ जाता है, एक नीचे लाइन लिखी आ जाती है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, या इसमें ओरिजिनली धूम्रपान करके नहीं दिखाया गया है, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ सिनेमैटोग्राफ के अंतर्गत ही आती है। सिनेमैटोग्राफ 1952 में आया एक अधिनियम था, जिसमें दिसंबर 1991 यानी 1991 में एक संशोधन हुआ था। ये याद रखना, आया 1952 में था और संशोधन यानी अमेंडमेंट 1991 में। ठीक है,
धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर 2008, जो धूम्रपान जो कोप्टा केस से प्रभावित होकर 2004 में एक नियम आया था धूम्रपान के लिए, उसमें 2008 में संशोधन किया गया और फिर धूम्रपान निषेध अधिनियम यानी धूम्रपान को रोकने के लिए एक अधिनियम नो स्मोकिंग एक अधिनियम लेके आ गए 2 अक्टूबर 2008 में। अब इसके अंतर्गत क्या क्या बात कही गई थी? इस कानून के तहत पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको कम से कम 2 साल की सॉरी 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। और 18 साल से कम का बच्चा अगर धूम्रपान करता है या खरीदता है धूम्रपान या धूम्रपान से जुड़ी स्मोकिंग से जुड़ी चीज़ें खरीदता है बेचता है तो उसको कम से कम 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि धूम्रपान एक अपराध माना गया है हमारे देश में। लेकिन फिर भी लोग चौड़े में करते हैं, चाय सुट्टा जानते होंगे आप लोग। सिगरेट कानून भी आया था, इसके बारे में जान लेते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना ज़रूरी है। सिगरेट कानून आया था एक 1975 में, पुराना कानून है, ठीक है। इस कानून के तहत सिगरेट के पैकेट पर यह चेतावनी लिखना ज़रूरी होगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन यह कानून सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पाद पर लागू नहीं होता था। ऐसे ही एक टबैको कानून भी आया था, उसमें भी सेम बात थी कि टबैको पर लिखना ज़रूरी था, सिगरेट वगैरह पर लागू नहीं होता था। बट जो कॉप्टा था उस कॉप्टा में साफ साफ कह दिया गया था कि भाई चेतावनी लिखना जरूरी है, चाहे वो टबैको हो चाहे वो कोई भी हो, टबैको हो सिगरेट हो, सब पर लिखना जरूरी है। 85% सर्कल वाले 85% पार्ट पर दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई चेतावनी, वार्निंग लिखा भी होता है, वार्निंग सिगरेट या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये लास्ट हमारी स्लाइड है, इसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से डेज जुड़े हुए हैं इनसे। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को विश्व टबैको निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी से नो टू टबैको, ये मनाया जाता है 31 मई को। और 26 जून को विश्व नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये डेज जरूर याद कर लेना, पूछ सकता है, पक्की बात है, ठीक है। 2005 में, अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। 2005 में वर्ल्ड नो टबैको डेज के अवसर पर भारत सरकार ने फिल्म और टीवी सीरियल में तंबाकू के उपयोग के लिए किसी भी दृश्य को, तंबाकू के उपयोग के किसी भी रूप के दृश्य पर पूरी तरीके प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब 2005 में एक वर्ल्ड नो टबैको डे मना रहे थे, उस समय भारत ने फिल्म और टीवी सीरियल में टबैको के यूज़ पर पूरा पूरा रोक लगा दी थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कॉमन से, अब आप ये सोच रहे होगे अगर रोक लगा दी तो आजकल लोग पीते हुए क्यों दिखते हैं? तो जब पीते हैं तो उसके नीचे एक वार्निंग लिखनी पड़ती है और कहीं ना कहीं लोग नकली सिगरेट का भी यूज़ करते हैं टीवी सीरियल्स में, और जो असली पीते हैं उनको वहाँ पे वार्निंग लिखनी पड़ती है। एक छूट दी गई है कि भाई वार्निंग जरूरी है लिखना, ताकि लोगों को लगे, वरना हम तो ये समझ जाएंगे कि हमारा हीरो पी रहा है तो हम भी पियेंगे। नहीं, नीचे वार्निंग है, उसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2013 में सभी सिनेमाघरों व टेलीविज़न पर तंबाकू से होने वाले भयंकर दुष्प्रभाव के प्रति बच्चे और लोगों को जागरूक करने के लिए स्पंज और मुकेश विज्ञापन की जगह नए विज्ञापन चाइल्ड स्मोकिंग को दिखाना शुरू किया। 2013 तक मुकेश, ये शहर को आज क्या हुआ, कहीं राह के कहीं धुआं धुआं में 23 साल का मुकेश, ये डायलॉग आपने सुना होगा कपिल शर्मा की सपना के मुंह से। जो कपिल शर्मा शो में आती है सपना, उसने कहा था ये मुकेश, जो मुकेश है ये वही धूम्रपान करने वाला, मैं धूम्रपान करता था 23 साल का मुकेश। पहले इसका विज्ञापन दिखाया जाता था और स्पंज दिखाते ना, स्पंज में कितना काला वो भर जाता था, वो वाले विज्ञापन की जगह अब आप देखते होगे चाइल्ड एंड स्मोक दिखाना शुरू कर दिया। जो एक बच्ची होती है, उसका पापा सिगरेट पी रहा होता है, ठीक है, और वो सिगरेट पीते हुए अपने पापा को देखती है, उसके बगल में पीता है, फिर उसका पापा छोड़ देता है सिगरेट पीना अपनी बेटी को देखकर, ठीक है। एक एडवर्टीजमेंट देखता है, तो ये एडवर्टीजमेंट आजकल आने लग गया है, पहले आता था स्पंज और मुकेश 2013 तक। 2013 के बाद इस थीम को चेंज कर दिया गया, ठीक है। साल 2007 में झुंझुनू देश का पहला धूम्रपान रहित शहर बना। याद रहे झुंझुनू कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान का झुंझुनू पहला धूम्रपान रहित देश बना जहां पे कोई भी स्मोकिंग नहीं करता था, झुंझुनू, ठीक है, शहर बना। 4 अक्टूबर 2013 में भर्ती से पहले, यानी जो डायरेक्ट भर्ती होती है उससे पहले धूम्रपान और तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। एक पॉइंट राजस्थान का फैक्ट है, आप राजस्थान में पेपर देने आओगे, ये आपको पता होना चाहिए। 2013 4 अक्टूबर 2013 में राजस्थान सरकार ने एक वो चलाई थी, मुहिम चलाई थी कि अगर कोई डायरेक्ट भर्ती के लिए आया है, कोई भी जो विद्यार्थी नहीं होते जो पेपर वगैरह देने आते हैं डायरेक्ट भर्ती के लिए, तो उनसे पहले शपथ दिलवाई जाती है कि आप अपने जीवन में टबैको को और धूम्रपान को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये मुहिम किसने चलाई? राजस्थान ने। और राजस्थान के बाद पूरे देश में मुहिम
फैल गई। तो गाइज़ ये थे आज आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। ये सेशन मैंने बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत सारी डिटेल जगह-जगह से इकट्ठा की थी ताकि आपको बेस्ट दे पाऊँ। इस डिटेल को पढ़ने के बाद सामाजिक बुराई से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ोगे, परिवार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप नहीं छोड़ोगे, आपको सारी डिटेल मैंने बता दी है। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। योर सपोर्ट इज़ मस्ट। आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू गिविंग माई बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट देते रहूँ ताकि आप अपना बेस्ट कर पाओ। ठीक है, मैं आपको इसको इस तरह ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक नोट्स मिलते रहें, एक आपको कहीं कोई कॉस्टली बुक ना खरीदनी पड़े, कहीं आपको कोई कॉस्टली पेड कोर्स ना लेना पड़े, आपका काम इतने में ही चल जाएगा। मेहनत करना मेरा काम है आपके लिए, और आपका काम है अपने लिए मेहनत करना। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि कोई ऐसा चैनल भी है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, जेन्युइनली पढ़ाई हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन KVS।